बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम स्पोर्ट्स एनकाउंटर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की जो तब्दीली है वो हमने देखा है कि गुज़िश्ता एक साल में तीसरे चेयरमैन है। दर हकीकत इसे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से मैनेजमेंट कमेटी क्रिकेट की बनाई गई है उसके सरबराह हैं ज़का अशरफ, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर मामला देख रहे हैं। इससे कबल हमने देखा था कि नजम सेठी को अपॉइंट किया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से, और उसके बाद फिर इन हाउस जो गवर्नमेंट, क्योंकि कोलियन गवर्नमेंट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, क्योंकि आईपीसी की मिनिस्ट्री हमारे पास है और आईपीसी की मिनिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह होना चाहिए उसका ताल्लुक जो है वो उसका जो चुनाव है उसमें हमारे पास इख्तियार होना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटरवेन किया और चौधरी ज़का अशरफ साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका सरबराह बनाया गया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि माजी में भी हम देखते हैं कि जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली होती है तो उसके साथ साथ फिर जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर भी तब्दीलियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और हमने ये देखा कि अब मिसबाउल हक को एज आ मशीर हायर करना चाह रहे हैं चौधरी ज़का अशरफ साहब, और जो हाल ही में मोहम्मद वसीम को सैक करके जो सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद की सरबराही में बनाई गई थी उस सिलेक्शन कमेटी को भी तब्दील करने की बातें की जा रही हैं। मोहम्मद हफीज़ को इस सिलसिले में अप्रोच करने की कोशिश की गई, मोहम्मद हफीज़ ने माजरत कर ली। फिर मोइन खान के साथ भी रब्ता करने की कोशिश की गई। मोइन खान ने एक जो है वो उसूली फैसला किया कि जब तक आज़म खान मौजूद है मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी भी हैसियत से काम नहीं करना चाह रहा। अब भी चंद एक नाम अजहर अली और दीगर खिलाड़ियों के, मुश्ताक अहमद और दीगर लोगों के चल रहे हैं। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो बड़ी एक खुशखबरी की बात है कि हमने देखा कि श्रीलंका में के शहर कोलंबो में पाकिस्तान की जो मर्जिंग टीम थी उसने एशिया कप को जीता, और उसके बाद फिर अब पाकिस्तान टीम बाबर आजम की कप्तानी में, बाबर आजम जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि अब कैप्टन से लीडर की जानिब जो उनका सफ़र है वो जारी हो चुका है और एज अ लीडर वो डेवलप होकर सामने आ रहे हैं और बड़ी शानदार कारकर्दगी का उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने मुजाहरा किया। श्रीलंका को श्रीलंका में 2-0 के साथ शिकस्त दी। ये और कई और उमूर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, शाहजेब अली भुट्टो। शाहजेब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। शाहजेब, प्रोग्राम के स्टार्ट में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि तब्दीलियां जब होती हैं, चेयरमैन की तब्दीली होती है तो फिर निचले सतह के ऊपर भी तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हमने देखा कि अब मिसबाउल हक को भी मुशीर हायर करने की बात की जा रही है और दूसरी जानिब फिर अब जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है इसको भी तब्दील करने की बात की जा रही है। देखिए, ये होता है जब भी नई मैनेजमेंट आती है, नए चेयरमैन आते हैं, वो अपने बंदे लाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले नजम सेठी हालांकि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी आए थे, लेकिन उन्होंने भी इस तरीके की बड़ी चेंजेस करने की कोशिश की थी। पहले एक सिलेक्शन कमेटी बनाई, फिर दूसरी सिलेक्शन कमेटी बनाई, फिर मिकी आर्थर को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। तो ये भी आपको उसी का एक, मैं कहूंगा, कंटिन्यूटी नजर आ रही है कि ये चेयरमैन भी आए हैं, तो हालांकि ये भी सिर्फ 4 महीने के लिए आए हैं और ये भी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा अपने बंदे लगाए जाएं। लेकिन मसला ये है ना कि इस वक्त आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप सिर्फ 2 माह दूर है और आपने, मतलब अगस्त का 1 महीना है, उसके बाद अगले 2 माह में आपने ये 2 बड़े टूर्नामेंट्स खेलने। तो ये वक्त नहीं है तब्दीली का, ये वक्त नहीं है चेंजेस का। हाँ, ये जरूर है कि आप सिलेक्शन कमेटी में एक हेड ले आए, लेकिन उनके नीचे जो टीम काम कर रही है उन्हीं को काम करने दे। अब अगर आप नई सिलेक्शन कमेटी ले आते हैं, 5 नए लोग अनाउंस कर देते हैं, तो वो फिर इस टाइम पे क्या टीम सिलेक्ट करेंगे? तो बेहतर ये होगा कि अगर आप चीफ सिलेक्टर नया ले आए और बाकी वो ग्रैंड ब्रैडबर्न और मिकी आर्थर से और बाकी लोगों से मुशावरत करें जो टीम के साथ इस वक्त इन्वॉल्व है, तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस वक्त नई एक कोर टीम लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर कोर टीम लाएंगे नई तो फिर आइडियाज भी उनके नए होंगे, फिर चीजें तब्दील होंगी, और चीजें अगर यहाँ पर तब्दील की गई तो इससे टीम में कंफ्यूजन पैदा होगी। बिल्कुल शाहजेब, टीम में कंफ्यूजन पैदा होगी। और अगर हम सिलेक्शन कमेटी की भी बात करते चले तो इस सिलेक्शन कमेटी की कोई परफॉर्मेंस ऐसी बुरी है नहीं। हारून रशीद की सरबराही में जो सिलेक्शन कमेटी बनी और फिर अभी जब एक सीरीज़ आप 2-0 जीत के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर सवालिया निशान ज़रूर रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में शफाफियत के ऊपर कि आपकी सिलेक्शन कमेटी परफॉर्म भी लड़कों से, मतलब ऐसे लड़के परफॉर्म किए हैं जो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर शफाफियत पे सवाल ज़रूर है।
बात वही है ना कि अगर आप इस वक्त सिलेक्शन कमेटी को छेड़ेंगे या किसी भी ओहदे को छेड़ेंगे, लाइक अगर आप इस वक्त कोच चेंज करते हैं, मैनेजर चेंज करते हैं, किसी को भी चेंज करते हैं, तो ये फिर मेरिट पर फैसला तो नहीं होगा, ये फिर पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसला होगा। फिर इसको इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा कि अपने लोगों को नवाजने के लिए लाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपकी टीम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपकी टीम जीती, उसके बाद आपकी टीम यहाँ पर जीत रही है, और उसके बाद आपने अफगानिस्तान से और फिर वर्ल्ड कप और एशिया कप खेलने, तो जरूरत क्या है इस वक्त इतनी उखाड़ पिछाड़ करने की क्रिकेट बोर्ड में? ठीक है, आप मिसबा उलग को लाए हैं, मिसबा उलग के साथ आप एक क्रिकेट कमेटी बना रहे हैं, तो मैं बात वही कर रहा हूँ ना कि अगर आप नहीं चाहते कि हारून रशीद चीफ सिलेक्टर रहें, तो आप चीफ सिलेक्टर ले आए, लेकिन उसके नीचे की टीम को ना तब्दील करें। क्योंकि आपने अगर नीचे की टीम को तब्दील किया तो लेट सपोज अब आपने जिन नामों को बोला है, वो सारे नाम इस वक्त करंटली पाकिस्तान की क्रिकेट में कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको अगर आप ले आएंगे तो वो अपनी जब तक वर्किंग करेंगे, क्या इतना टाइम है हमारे पास? आपने 3 स्क्वाड अनाउंस करने, एशिया कप का, वर्ल्ड कप का और एशियन गेम्स का, तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि वो नई कमेटी आके अपनी वर्किंग करेगी और उसके बाद अनाउंसमेंट करेगी? बिल्कुल जी, आपके पास वक्त बड़ा कम है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इस तरह की चीज़ें करने का आपके पास टाइम नहीं है। शाहजेब, आपके पास खबरें बड़ी होती हैं, खबरों के मामले में आप बड़े एक्सपर्ट जाने जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से खबरें निकाल लाते हैं। तो क्या खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की सीट के लिए कौन से ऐसे नाम है जो ज़ेरे गौर है? देखिए, मोहम्मद हफीज जो है वो पहले तो मान गए थे, लेकिन इसके बाद जब वो जिम्बाब्वे गए, उनकी परफॉर्मेंस हुई, तो शायद मुझे जो लगता है उनको ये ख्याल आ गया कि नहीं, मैं अभी भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। और जिस वक्त आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया में T20 लीग्स की तादाद कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इवन T10 फॉर्मेट पर भी अब लीग्स खेली जा रही हैं, तो जितनी क्रिकेट हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये ख्याल हफीज के माइंड में जरूर आया होगा कि अगर मैं परफॉर्म कर लेता हूँ तो 1 से 2 साल में मजीद ये लीग्स क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो लीग क्रिकेट के जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो फिर वो इस वक्त 4 महीने के लिए सिलेक्टर क्यों बनना चाहेंगे? और मोइन खान की जहां तक आपने बात की, तो मोइन भाई ने तो ये बात पहले ही कह दी थी कि जब तक आजम खेल रहा है मैं नहीं आऊंगा, और इंजमामुल हक को भी इन्होंने ऑफर की थी, वो भी इतने इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। बात सारी है ना कि 4 महीने के लिए कौन आना चाहेगा राफे? 4 महीने के बाद आपकी जो नई हुकूमत आएगी, वो जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाएगी, फिर आपके क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी आएगी कि 2 साल, 3 साल या 4 साल जब तक हुकूमत चली तब तक आपका वो क्रिकेट बोर्ड रहेगा। लेकिन फिल वक्त 4 महीने के लिए कोई नहीं आना चाह रहा, तो अब जो है वो 2 नाम जेरे गौर हमें नजर आ रहा है। मुश्ताक अहमद तो शायद स्पिन कंसल्टेंट की हैसियत से टीम के साथ रहे एशिया कप और वर्ल्ड कप में, लेकिन चीफ सेलेक्टर के लिए एक मोहम्मद वसीम का नाम दोबारा से आ रहा है कि उनको लाया जाए, और दूसरा नाम जो आ रहा है वो अजहर अली का सामने आ रहा है। बिल्कुल, अजहर अली और मोहम्मद वसीम। और फिर मोहम्मद वसीम को क्रिटिसाइज बड़ा किया गया कि लैपटॉप वाले चीफ सेलेक्टर और ये वो, लेकिन उनकी सिलेक्शंस की अगर बात करते चले तो यही सऊद शकील मोहम्मद वसीम ने सेलेक्ट किए, यही अब्दुल्ला शफीक जिनके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया उनको मोहम्मद वसीम ने सेलेक्ट किया, इन्हीं नुमान अली को मोहम्मद वसीम ने सेलेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद वसीम की जो सिलेक्शन है वो परफॉर्म करके दे रही है आपको। देखें, आपके जो इस वक्त प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं, सऊद शकील, इनको मोहम्मद वसीम ने ही सिलेक्ट किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में। इसके अलावा आप अगर देखें, आप सलमान अली आगा, वो भी उसी सीरीज में मुंतखब हुए थे। और आप मजीद नुमान अली को देखें ना, नुमान अली को कोई पूछता नहीं था, मोहम्मद वसीम नॉर्दर्न के कोच थे, नुमान अली ने बड़ी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस वहां पर दी थी, उनको कोई पूछता नहीं था, और उनको कैप्टन जी, फिर नॉर्दर्न का बनाया। बिल्कुल बिल्कुल कैप्टन बना दिया, और वो टीम को फाइनल में भी ले गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर बने, तो वो फौरी तौर पर नुमान अली को टीम में लेके आया, और नुमान अली ने जिस तरीके से परफॉर्म किया वो हमें नजर भी आया। हालांकि पिछले 5 टेस्ट मैचेस में उनकी सिर्फ 12 विकेटें थी, लेकिन आज उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट डाला। तो ये जितनी भी सिलेक्शन आपको डिलीवर करके दे रही है, इसमें कहीं ना कहीं मोहम्मद वसीम का एक बड़ा किरदार नजर आ रहा है। बिल्कुल शाहजेब, जिस तरह हम देखते हैं जब आप नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार करते हैं तो वो तादेर उनकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो पाकिस्तान के लिए भी एक नाम का बायस बनती हैं, और फिर जिस चीफ सेलेक्टर ने सेलेक्ट किया होता है बिल्कुल उसका भी एक नाम जो है वो बाला होता है। अच्छा, अगर हम गुज़िश्ता दिन मुकम्मल होने वाले टेस्ट मैच की बात करते चले तो पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को इस पूरी सीरीज़ में आउट क्लास किया, और पाकिस्तान की जानिब से 2 इस सीरीज़ में डबल सेंचुरियन आए हैं, जहां पे हमने देखा कि पहले मैच में सऊद शकील की जानिब से 200 रन की शानदार इनिंग्स खेली गई, फिर अब्दुल्ला शफीक की जानिब से, और फिर इस सीरीज़ में एज़ यूजुअल आगा सलमान भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब बाबर आजम के अलावा भी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, और सेकेंडली सबसे बड़ी बात कि जो हम हमेशा से देखते आए हैं कि हमारे बैटर्स परफॉर्म नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन इस मरतबा नौजवान बल्लेबाज भी परफॉर्म कर रहे हैं।
खास तौर पर बात ये है कि आपके यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं जिनके पास आगे कई साल पड़े हैं, वो आगे पाकिस्तान को 7 साल 8 साल 10 साल सर्व कर सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक की जिस तरीके से बात करें तो ये तो प्योरली एक रॉ टैलेंट था जिसने एक फर्स्ट क्लास मैच खेला था और एक फर्स्ट क्लास की मैच पर आपने इनका टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया था और इनको टीम के साथ आपने 2 साल रखा, उसके बाद आपने खिलाया तो रिजल्ट आपके सामने। सिमिलरली सलमान अली आगा ने एज एन ऑफ स्पिनर अपने कैरियर का आगाज किया था और काफी अच्छे से वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन 2018, 19 और 20 के जो सीजन थे उसमें उन्होंने 6 सेंचुरियां, 8 में सेंचुरी और 25 विकेटें ली थी, जिनकी बिना पर मोहम्मद वसीम ने उनको मुंतखब किया था। और उनका इंतखाब जो है वो एक बेहतरीन नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखें ना, पाकिस्तान इससे पहले जो टेस्ट क्रिकेट खेलता था वो पाकिस्तान 2 के रन रेट से, 2.5 के रन रेट से खेलता था। दिन में पाकिस्तान 270 275 रन बनाता था। तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो नीचे से आए नंबर 6-7 पर और स्कोर बोर्ड को चलाए और रन्स को तेज करे, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है कि जब आपकी टीम वेल सेटल्ड हो गई होती है, 80-85 ओवर आपकी टीम खेल चुकी होती है और उसके बाद टेल में आना होता है, तो आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो तेजी से रन निकाले। तो वो रोल फिलफिल कर रहे हैं आपका, जिस तरीके से हमने खेलते हुए देखा है आगा सलमान को। सऊद शकील की जो हम बात करें तो बात वही होती है कि शायद इस लड़के को 3-4 साल पहले ही टीम में आ जाना चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट। देर आए दुरुस्त आए, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ना सिर्फ ये एशियन विकेट्स पर बल्कि बाहर की विकेट्स पर भी आपको अच्छा परफॉर्म करके देंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद यही है कि सऊद शकील ना कि सिर्फ एशियाई कंडीशंस बल्कि दीगर कंडीशंस में भी परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दें। और असद शफीक, अजहर अली, मिसबाउल हक और यूनुस खान के जाने के बाद जो एक स्पॉट हमें खाली दिखाई दे रहा था, वो ये नौजवान खिलाड़ी उस स्पॉट को फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब हमें ये कहना गलत ना होगा कि कमी जो इन 4 खिलाड़ियों की थी वो बहुत कम महसूस हो रही है। दूसरी जानिब हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी नुमान अली के हवाले से आपने जिस तरह गुफ्तगू की कि बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनाए जा रहे थे, लेकिन नुमान अली को सिर्फ एक ही चीज़ आती है। वो गुज़िश्ता दिन आपने भी एक बल्कि ट्वीट की हुई थी कि नुमान अली को सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो हार्ड वर्क करना, और वो पे ऑफ करता हुआ दिखाई दिया। 7 खिलाड़ियों को आउट किया, एक वक्त ऐसा था कि 6 खिलाड़ियों को आउट कर लिया और ऐसा ही लग रहा था कि नुमान अली अब पूरी टीम को आउट कर लेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और उनको अगर मौका मिलता तो शायद वो पूरी टीम को भी आउट कर देते। लेकिन नसीम शाह की भी हमें तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन नुमान अली की जहां तक बात है ना, नुमान अली के आप कैरियर के पहले अगर स्टैट्स देखें तो पहले 10 सालों में उन्होंने अपने कैरियर में कोई 170 विकेटें ली थी। और उसके बाद अगर आप उनका कैरियर देखें, जो पिछला जी जब से हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था और नुमान अली नॉर्दर्न की टीम में आए थे, इससे पहले वो केआरएल के लिए खेलते थे, वो भी इस्लामाबाद बेस्ड ही टीम थी। लेकिन उन्होंने जब नॉर्दर्न के लिए अपने सफर का आगाज किया तो उसके बाद आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जितनी तादाद उनकी विकेटों की पहले 10 साल में थी, अगले 3 से 4 साल में उन्होंने उसी तादाद में विकेटें ली और रिजल्ट्स आपके सामने के देखे। जितनी बॉलिंग आप लंबी करेंगे ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, जितने स्पेल्स आप लंबे करेंगे, उन सिचुएशन से आप गुजरेंगे, उतना आप बेहतर होंगे, उतना आपको आइडिया होगा कि इस सिचुएशन से मैंने किस तरीके से निकलना है। और वही आपको नुमान अली करके दिखा रहे हैं। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो जाता है उनके फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस को जाता है और उनके हार्डवर्क को जाता है। क्योंकि क्रिकेटर नेट्स में जितनी भी बॉलिंग कर ले, जिम में जितनी भी ट्रेनिंग कर ले, लेकिन आपकी जो बॉलिंग मसल्स हैं या जो आपकी बॉलिंग की एक क्लेवरनेस है, वो मैच में बॉलिंग करके ही डेवलप होती है, जो आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, हमें नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब शाहज़ेब, अगर हम बात करते चले नुमान अली की, तो नुमान अली का ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है और अब इंटीरियर सिंध वाली जानिब से भी हमें खिलाड़ी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह शाहनवाज दहानी हूँ, फिर नुमान अली हूँ। तो कितना खुशाइंद है कि अब मुल्क भर से हम देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स के आने का सिलसिला एक वक्त था, बीच में आ गया था कि जिसमें चंद एक शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी सामने आते थे, लेकिन अब नौजवान खिलाड़ी और ऐसी ऐसी जगह से कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखे ना, ये दौर जो है अब मॉडर्न दौर हो गया है और अब ये सोशल मीडिया का दौर है। अब कोई भी चीज छुपती नहीं है, जहां पर टैलेंट होता है वो नजर आ ही जाता है। जिसकी मिसाल आपको नुमान अली आपको नजर आए, मोहम्मद हसनैन आपको नजर आए, अभी आपको जो है वो जाहिद महमूद खेलते हुए नजर आ रहे थे, फिर आपको शाहनवाज धानी खेलते हुए नजर आ रहे थे। इसी तरीके से मोहम्मद वसीम जूनियर, नॉर्थ वजीरिस्तान से उनका ताल्लुक है। कौन सोचता है कि वहां से भी क्रिकेटर आ सकता है? तो अब क्रिकेटर इन एरियाज से निकल कर आ रहे हैं। इवन हसीबुल्ला को आप देखें, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। अब्दुल वाहिद बंगलजई, उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक है। तो ये ऐसे प्लेयर्स आपको अब नजर आएंगे, हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि डिजिटल की वजह से इनको एक्सपोजर मिल रहा है। अब कोई भी टैलेंट कहीं भी छुप नहीं सकता, और टैलेंट हमेशा से मौजूद था वहां पर। मगर बात यह है कि वहां पर वो फैसिलिटीज कभी भी अवेलेबल नहीं रही, जिसकी वजह से वो टैलेंट निखर कर सामने आए। लेकिन एटलीस्ट अब ये हो गया है कि वो टैलेंट कहीं छुप नहीं सकता, वो बड़े शहरों में आता है, फिर वहां पर आपको नजर आता है। डिफरेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम होते हैं,
और अभी भी मैंने देखा था एक फ्रेंचाइज ने यहाँ पर कुछ रोज पहले टैलेंट हंट प्रोग्राम किया था, जिसमें इंजमाम उल हक शामिल थे। इंजमाम उल हक ने कहा था कि मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हो रही है कि कराची से ज्यादा मुझे तगड़े प्लेयर इंटीरियर सिंध के नजर आ रहे हैं। तो टैलेंट है, बात ये है कि उस टैलेंट को आप नर्चर कैसे करते, आगे कैसे ले जाते हैं। बिल्कुल जी, आगे कैसे लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बड़ा डीपली इस चीज़ को एनालाइज किया गया जो पाकिस्तान टीम की गुज़िश्ता सीरीज़ में परफॉर्मेंस रही, और इसके साथ साथ इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर कौन हो सकता है। अपने मेज़बान अब्दुल राफे को इस दुआ और उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज़ तरक्की की राह पर गमज़न हो। अल्लाह ने के बाद।